ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಹಿಂದಿ ಪಾಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. भारत जननी एक हृदय हो, एक राष्ट्र भाषा हिंदी में कोटि कोटि जनता की जय हो. स्नेह सिक्त मानस की वाणी गूंज निराय ही कल्याणी. चिरुदार भारत की संस्कृति सदा भय हो, सदा जय हो, सदा भय हो. ಇಂದಿನ ಹಿಂದಿ ಪಾಠವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವವರು डॉक्टर प्राजक्ता कुलकर्णी. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು अंजलि पाटनकर. नमस्कार दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर. अग्नि सी धधक धधक, हिरन सी सजक सजक, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर. दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी की ये रचनाएं आशा का दीपक जलाए हुए जीवन को सतत संघर्ष करने की प्रेरणा देती है. उनकी कविताओं की खासियत ये है कि उन्होंने इंसानी जीवन की नीरसताओं को स्वीकार करते हुए भी उनसे मुंह मोड़ने की बजाय उन्हें खुशी से अपनाने की प्रेरणा दी. इसीलिए उनकी रचनाएं जीवन के करीब लगती है. उनकी कविताओं में सरल सामान्य बोलचाल की भाषा दिखती है. आज के पाठ में उन्हीं की कुछ कविताओं के बारे में जानेंगे अध्यापिका डॉक्टर प्राजक्ता कुलकर्णी से. नमस्ते मैडम. नमस्ते अंजलि. मैडम, आज हम कुछ कविताएं पढ़ने वाले हैं ना? हाँ अंजलि, आज हम हिंदी के मशहूर लेखक और कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी कुछ कविताएं पढ़ेंगे और उनकी चर्चा करेंगे. मैडम, हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक है. मैंने सुना है उनका नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव हुआ करता था. फिर ये बच्चन उपनाम उन्हें कैसे मिला? हाँ, हरिवंश राय जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था. इनके पिता का नाम था प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम था सरस्वती देवी. इनको छुटपन में बच्चन बच्चन कह के पुकारा जाता था. इलाहाबाद में बच्चा शब्द को इसी तरह उच्चारते हैं ना. अंग्रेजी में निकनेम कहते हैं ना, तो ये बच्चन उनका निकनेम था. बाद में ये इसी नाम से मशहूर हुए. ओ, और यही उपनाम उनके सुपुत्र अमिताभ जी ने भी अपनाया. हाँ, हमारे देश में सरनेम से मनुष्य की जाति का पता चलता है और जाति भेद, ऊंच नीच, इन सब बातों से मानव मानव में दूरी आती है. ये बात हरिवंश राय जी को पीड़ा देती थी. इसीलिए उन्होंने अपना जाति स्पष्ट करने वाला उपनाम त्याग कर बच्चन यह उपनाम स्वयं के लिए जोड़ लिया. उनके पुत्र अमिताभ जी ने भी उसी सोच के साथ ये अपनाया. अच्छा, कितनी महान सोच है ना ये. सिर्फ सोच ही नहीं, उनकी कृति भी. इसी तरह अपने लेखन में भी चाहे अपनी सोच समाज के ढांचे में फिट बैठे या ना बैठे, अपना स्पष्ट मत व्यक्त करने से वे कभी पीछे नहीं हटे. इससे हमें समाज के रूढ़िगत विचारों को चुनौती देने का उनका साहस दिखता है. निश्चित ही. मैडम, उनके विषय में और बताइए, मतलब उनकी पढ़ाई कहाँ हुई? हरिवंश राय जी है तो हिंदी भाषा के कवि, मगर क्या तुम जानती हो उन्होंने पाठशाला में पहले उर्दू और फिर हिंदी की शिक्षा प्राप्त की. अच्छा. उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी पूरी करने वाले वे पहले भारतीय रहे हैं. इसी दौरान उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. यीट्स इनकी कविताओं पर शोध निबंध प्रस्तुत किया है. वे अवधी भाषा भी जानते थे. अच्छा. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ाते थे. पर्शियन और उर्दू शायरी से वे प्रभावित थे. बच्चन जी की लेखन शैली के बारे में और कुछ बताइए. हरिवंश राय बच्चन जी के लेखन की शुरुआत तब हुई थी जब छायावाद युग अपने अंतिम पड़ाव पर था. कल्पनाओं और प्रतीकों से बाहर निकलकर सहज शब्दों में मन की बात बच्चन जी ने कहनी शुरू की. उनकी कविताओं में व्यक्तिगत भावनाओं के साथ सामाजिक भावना का भी चित्रण होता है.
उनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। सन 1935-36 में उन्होंने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये 3 महान रचनाएं की है। इनमें मदिरा शब्द का अन्योक्ति प्रयोग जन्म, मृत्यु, प्रेम, प्रेरणा और विश्वास इन भावनाओं के लिए किया गया है। अच्छा, इस तरह के काव्य को हालावादी काव्य कहते हैं ना? हाँ, मगर उनकी रचनाएं इसी विषय में सीमित नहीं है। राजनीति से लेकर तत्वज्ञान या फिलॉसफी, इस तरह की विविध विषयों में उन्होंने काव्य किया है। श्रृंगार रस हो, वियोग भाव हो या सकारात्मक दृष्टि हो, हर रंग में उनकी कविता रंगी है। उनकी सभी कविताएं सीधे और सरल शब्दों से वाचकों के मन को छू लेती है। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगार, रूप तरंगिनी, ये इनके कुछ प्रसिद्ध कविता संग्रह है। अधिकतर काव्यात्मक रचनाएं करने वाले बच्चन जी ने गद्य लेखन भी किया है। इसमें उनकी आत्मकथा के 4 खंड शामिल है। उनकी आत्मकथा के लिए बिरला फाउंडेशन ने उन्हें सरस्वती सम्मान भी दिया था ना? हाँ, इसके अलावा भी उन्होंने कई पुरस्कार पाए हैं। उनकी 2 चट्टानें इस रचना को 1968 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बच्चन जी को भारत सरकार द्वारा 1976 में हिंदी साहित्य क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इतने महान साहित्यकार की रचनाएं पढ़ने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। मैडम, आज हम कौन सी कविताएं पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ते हैं ये कविता जिसका शीर्षक है आ रही रवि की सवारी। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। वाह वाह, क्या यह भोर का वर्णन है? सही कहा अंजलि, ये भोर या सुबह सवेरे आकाश किस प्रकार सुंदर दिखता है उसका वर्णन है। जिस समय रवि यानी कि सूरज का आगमन हो रहा है। कवि कहते हैं नई कोमल किरणों का रथ सजकर तैयार है। इसी समय पेड़ों पर कलियां और कुसुम यानी कि फूल खिल उठते हैं, मानो वे इस रथ के स्वागत के लिए पथ यानी कि राह या रास्ता सजा रहे हो। आगे की पंक्ति कहो तो। जी, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। यहाँ पे अनुचर माने क्या? अनुचर माने सेवक। सूरज के सेवक किसे कहा गया होगा? बादलों को। वाह, क्या सुंदर कल्पना है। हाँ, सूरज के सेवक स्वर्ण की पोशाक यानी कि सुनहरे वस्त्र धारी यानी कि पहने हुए हैं और सूरज के रथ के साथ साथ चले आ रहे हैं। भोर के समय जब सूरज का उदय हो रहा हो तो पूर्व दिशा के बादल सुनहरे दिखने लगते हैं। यही बात कवि ने कितने अनोखे ढंग से कही है ना? बिल्कुल। मैडम, क्या मैं आगे पढ़ूं? हाँ, जरूर। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। विहग माने पंछी, बंदी माने वंदना करने वाले या सूर्य के उपासक, चारण माने भाट या राजाओं की स्तुति गाने वाले। कवि कहते हैं ये सारे ही सूर्य की कीर्ति गाकर सुना रहे हैं। पंछियों का चहकना सूर्योदय के साथ ही शुरू होता है ना? मानो वे रथ में सवार सूरज के उदय और यश की गाथा दुनिया को गाकर सुना रहे हो। ये देखकर तारों की फौज माने रात में आकाश को सुशोभित करने वाले तारकागण सूरज को आते देख डर के मारे भाग खड़े हुए। अच्छा, अब आगे की पंक्ति पढ़ो। जी, चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है,
राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। कवि कहते हैं सूर्य के इस विजय की खुशी मना ही रहा हूं, पर तभी ठिठकता हूं। ठिठकना यानी? ठिठकना यानी कि चलते चलते एकाएक रुक जाना। तो वे क्या देखकर एकाएक रुक जाते हैं? रात का राजा जो भिखारी बनकर राह में खड़ा है। हाँ, जो रात के आकाश में एक राजा की तरह रोशन होता है, वो चांद सूरज के आते ही भिखारी की तरह तेजोहीन होकर रह जाता है। लेकिन यह देखकर कवि ठिठक क्यों जाते हैं? उनके कहने का अर्थ ये है कि जो रात भर आकाश पर राज करता रहा, वो भोर होते ही पराजित हो गया। सूरज अभी उदय के समय रथ पे सवार कीर्ति की सीढ़ियां चढ़ के आ रहा है, मगर उसका भी समय के साथ चांद की भांति ही अस्त होगा। ये विचार से कवि विजय मनाते मनाते ठिठक से गए। इसका भावार्थ है कि हमें विजय और पराजय दोनों को समसमान भावना से स्वीकार करना चाहिए। विजय का उन्माद या पराजय का शोक नहीं करना चाहिए। कितना गहरा अर्थ इन पंक्तियों में छुपा है ना। हाँ। मैडम, एक बार और इस कविता को दोहराते हैं। जरूर। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण, गा रहे हैं कीर्ति गायन। छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह। रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी। वाह। अब जो दूसरी कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वो वीर रस की है। सुनो। धरा हिला गगन गूंजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी ज्योति सी जल जला। धरा हिला गगन गूंजा। मैडम, धरा का मतलब क्या है? अरे, धरा मतलब धरती या पृथ्वी। कवि कहते हैं धरती को कपकपा दो, गगन माने आकाश गूंजने लगे, ऐसी यलगार करो। नदी बहा पवन चला यानी तूफान मचा दो। विजय के प्रयास में हे योद्धा, ज्योति के समान जलो और जला दो, माने साहस के साथ लड़ो। आगे सुनो। भुजा भुजा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। क्या तुम इसका भावार्थ बता सकती हो अंजलि? जी मैडम, कोशिश करती हूँ। भुजा का शाब्दिक अर्थ है बाहु या हाथ। यहाँ उसका अर्थ है बल। हाँ। कवि कहते हैं हे योद्धा, अपनी पूरी शक्ति लगाकर चाहे रक्त बहे, तुम हिम्मत से शस्त्र उठाओ और शत्रु पे आक्रमण करो। बहुत अच्छा। अब आगे। अग्नि सी धधक धधक, हिरन सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, रुके न तू थके न तू, झुके न तू थमे न तू, सदा चले थके न तू, रुके न तू झुके न तू। कवि कहते हैं हे योद्धा, तुम आग जैसी प्रखर, हिरन जैसा चौकन्ना, सिंह जैसा शूर होकर शंख के समान ऊंचे स्वर से यलगार करो। बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने हे योद्धा, तुम सदा डटे रहो, अपने हक के लिए लड़ते रहो। बहुत खूब अंजलि। अब पूरी कविता एक बार दोहराएंगे। जरूर। धरा हिला गगन गूंजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी ज्योति सी जल जला। भुजा भुजा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हिरन सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर। रुके न तू थके न तू, झुके न तू थमे न तू, रुके न तू थके न तू, झुके न तू थमे न तू,
सदा चले थके न तू, रुके न तू, झुके न तू। वाह, रोंगटे खड़े हो गए ये कहकर तो। सच में। इसी जोशीली स्फूर्तिदायक कविता के साथ आज का पठन हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद मैडम। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये रचनाएं अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अंजलि आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। ಇದುವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಹಿಂದಿ ಪಾಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿದಿರಿ. ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಜಕ್ತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಅಂಜಲಿ ಪಾಟನ್ಕರ್. भारत जननी